नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में। गाइज, कवक से जितनी भी बीमारियां होती है उन सभी बीमारियों को मैं ट्रिक की सहायता से आपको याद करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। कवक से होने वाली बीमारियों से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी की सहायता से बिल्कुल आसान भाषा में करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, कवक से होने वाली बीमारी। हेडिंग क्या लगाओगे? कवक से होने वाली बीमारी। कवक से होने वाली बीमारी या फिर आप रोग भी लिख सकते हो। कवक से होने वाली बीमारी या फिर रोग। इंग्लिश में आप फंगल डिसीज लिख सकते हो। फंगल डिसीज का मतलब होता है बेटा कवक जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो कवक के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग या फिर बेटा फंगल डिसीज। लेकिन ये क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। और बेटा इस चैप्टर की 33 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 34 नंबर की क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 33 क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो इन 33 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा हमने बैक्टीरिया से होने वाली जितने भी बीमारी है उन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके पढ़ा है। कौन कौन सी बीमारी होती है तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़ ली है, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज पढ़ लिया है। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिसीज का मतलब होता है बेटा जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग भैया जो जीवाणु के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं देख लीजिए भैया। टीबी है, नंबर 2 पर आता है भैया न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नंबर 3 पर आता है भैया टाइफाइड। नंबर 4 पर आता है भैया सिफिलिस। नंबर 5 पर आता है भैया लेप्रोसी। नंबर 6 पर आता है भैया डिप्थीरिया। नंबर 7 पर आता है भैया टिटेनस। दिख रहा है? ओके। नंबर 8 पर आता है भैया प्लेग। दिख रहा है? हाँ। और नंबर 9 पर आता है भैया कोलेरा, जिसे आप हैजा भी कहते हो। इन 9 बीमारियों के बारे में बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एक एक क्लास में एक बीमारी के बारे में पढ़ाया था। टीबी के बारे में अलग क्लास थी, न्यूमोनिया के बारे में अलग क्लास थी, टाइफाइड के बारे में अलग क्लास थी, सिफिलिस के बारे में अलग क्लास थी। ऐसे ही बेटा 8 की 9 क्लास अलग थी। एक क्लास में मैंने आपको प्रॉपर रूप से बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि भैया एक्चुअली में बैक्टीरिया होता क्या है, इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। बेटा वो सभी क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको भैया इस चैप्टर में करवाए। जैसे ही हमारा बैक्टीरियल डिसीज समाप्त हो गया उसके बाद में बेटा हमने स्टार्ट किया था वायरस डिसीज। वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। और विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण होते हैं, जो विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। जब मैंने चैप्टर शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो मैंने सबसे पहले आपको वायरस के बारे में बताया था। वायरस से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो सभी क्वेश्चन करवाए थे। जैसे कि सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, वायरस सजीव है या फिर निर्जीव है।
तो मैंने आपसे कहा था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है बेटा कौन? वायरस। वायरस की संरचना कैसी होती है? वो सभी क्वेश्चन करवाए थे बेटा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वायरस से होने वाली लगभग मैंने आपको 20 से 22 बीमारियों के नाम याद करवाए थे, जिनमें से बेटा मैंने आपको लगभग 18 बीमारी पढ़ा दी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, वो सभी बीमारी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। मैं बता देता हूँ, नाम लिख देता हूँ मैंने आपको कौन कौन सी बीमारी पढ़ाई है। नंबर 1 पर आता है बेटा डेंगू, नंबर 2 पर आता है एड्स, नंबर 3 पर आता है चिकनगुनिया, नंबर 4 पर आता है येलो फीवर, नंबर 5 पर आता है जीका वायरस डिसीज, नंबर 6 पर आता है चिकन पॉक्स, नंबर 7 पर आता है स्मॉल पॉक्स, चेचक भी कहा जाता है, नंबर 8 पर आता है मीजल्स, नंबर 9 पर आता है जर्मन मीजल्स, नंबर 10 पर आता है हिपेटाइटिस, नंबर 11 पर आता है स्वाइन फ्लू, नंबर 12 पर आता है बर्ड फ्लू, नंबर 13 पर आता है इबोला, नंबर 14 पर आता है इन्फ्लुएंजा, नंबर 15 पर आता है पोलियो, नंबर 16 पर आता है रेबीज, नंबर 17 पर आता है मम्प्स और नंबर 18 पर आता है कॉमन कोल्ड। इन 18 बीमारियों के बारे में बेटा मैंने आपको एक एक क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एक क्लास में डेंगू के बारे में, एक क्लास में एड्स के बारे में, एक क्लास में चिकनगुनिया के बारे में, एक एक करके बेटा मैंने सारे के सारे ही रोगों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। ऐसे करके बेटा टोटल अब तक आज से पहले 33 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 34 नंबर की क्लास है। इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में, कवक से होने वाले रोगों के बारे में। ट्रिक की सहायता से पहले तो मैं आपको कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में नाम याद करवाऊंगा इनका, और फिर बेटा एक एक बीमारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बेटा इस चैप्टर से, और मैं आपको बता दूं बायोलॉजी के सबसे बेहतरीन टॉपिक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है बेटा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। प्रत्येक एग्जाम में आया है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई पुलिस की या फिर पटवारी की, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, चाहे वो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एनडीए, पीसीएस, नीट, सब एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर करके। तो ये पिछली 8 मिनट मैंने यहाँ पर भैया खर्च कर दी है आपको ये बताने के लिए कि भैया हमने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ लिया है। और ये खर्च नहीं किया है, आपको यहाँ पे ये भी रिवीजन हो गया है कि भैया जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है और वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो अगर आपको पता है बेटा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। आप ध्यान से समझिए, मैं मेरे बारे में बता देता हूं, उसके बाद में बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आप पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300 स्टूडेंट देते हैं। वो बायोलॉजी का क्वेश्चन या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर बेटा पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप रोज उसका आंसर दोगे तो बेटा बायोलॉजी के बेहतरीन अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
तो अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखते हो तो कम से कम वहां जाकर भैया कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं इनको मिटा देता हूं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में, यानी कि कवक से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि कवक होता क्या है। कवक, फंगल। कभी कभी आपने देखा होगा बेटा, जब लंबे समय तक हमारे घरों में जो रोटी रहती है वो अगर टिफिन में धरी रह जाती है तो उस पर बेटा कुछ सफेद सफेद सा आपने देखा होगा कुछ जम जाता है बेटा, वही फंगल है, वही कवक है। और मैं आपको बता दूं, सभी कवक खराब नहीं होते। कुछ कवक अच्छे भी होते हैं और कुछ कवक खराब भी होते हैं। खराब ऐसे कवक है जो बेटा हमारे बीमार करे, यानी कि हमारे शरीर में रोग पैदा करे, वो क्या है, वो खराब कवक है। और कुछ ऐसे कवक होते हैं बेटा जो हमारे शरीर के लिए भी सही होते हैं। जैसे कि मशरूम एक कवक है बेटा जिसे हम खाते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूं कि सभी कवक अच्छे नहीं होते और सभी कवक बुरे भी नहीं होते। ज्यादातर बेटा जो कवक होते हैं, जो इसे फफूंद भी कहा जाता है, इस कवक को फफूंद भी कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो कवक होते हैं बेटा, ये हमारी त्वचा पर इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि त्वचा पर संक्रमण करते हैं, त्वचा पर संक्रमण करते हैं। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है बेटा कवक से? तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी कवक से होने वाली बीमारी है, यानी कि फंगस से होने वाली बीमारी। पहली आती है भैया बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। दूसरी होती है भैया रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का मतलब होता है दाद। तीसरी होती है भैया इसके बीज। इसके बीज का मतलब होता है खाज या फिर खुजली। नंबर 4 पर आती है भैया अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है बेटा दमा रोग। और नंबर 5 पर आता है भैया एथलीट फुट डिसीज। नंबर 5 पर कौन सा आता है भैया? एथलीट, फिट कह दीजिए या फिर फुट कह दीजिए, एक ही बात है। एथलीट फिट डिसीज हिंदी में भी सेम है। तो ये 5 बीमारी बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। कौन कौन सी भैया? बाल्डनेस यानी कि गंजापन, रिंगवॉर्म यानी कि दाद, इसके बीज यानी कि खाज या खुजली, अस्थमा यानी कि दमा रोग, और बेटा एथलीट फिट डिसीज या एथलीट फुट डिसीज कह सकते हो आप। ये पांचों के पांचों बीमारी बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। ये पांचों की पांचों बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। अब ट्रिक क्या है इन्हें याद करने की? तो वैसे तो ट्रिक तो देखो मैं तो नहीं मानता। गंजा दामाद, गंजा दामाद फ्रूट खाए, यह ट्रिक है जो आपको यूट्यूब पर अगर आप सर्च करके देखोगे तो बहुत जगह पर मिल जाएगी। गंजा दामाद फ्रूट खाए, ये ट्रिक बेटा। गंजा का मतलब होता है बेटा गंजापन यानी कि बाल्डनेस। दामा का मतलब होता है बेटा दमा यानी कि अस्थमा। इस दै का मतलब हो गया भैया दाद यानी कि रिंगवॉर्म। फ्रूट का मतलब हो गया बेटा एथलीट फुट, एथलीट फिट डिसीज। और खाए का मतलब हो गया बेटा खाज यानी कि इसके बीज। इस तरीके से बेटा आप इन बीमारियों को याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है बेटा? गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा का मतलब बेटा गंजापन यानी कि बाल्डनेस, ठीक है। दामा का मतलब दमा से है बेटा, और दमा का मतलब होता है अस्थमा। दमा एक रोग है जो कि कवक से होता है। अभी आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे कि एक्चुअली में दमा में क्या होता है। दूसरा होता है एक लास्ट वाले द से क्या बन गया? दाद यानी कि रिंगवॉर्म। फ्रूट यानी कि फुट, या फिर आप कह सकते हो फिट, तो एथलीट फुट डिसीज इससे बन जाता है बेटा। और खाए से खाज या फिर खुजली, से आप इसके बीच कहते हो इंग्लिश में।
तो ये 5 बीमारी है बेटा जो कवक से पैदा होती है, तो कवक के कारण होती है। एक बाल्डनेस, गंजापन, रिंगवॉर्म यानी कि दाद, इसके बीच खाज खुजली, अस्थमा यानी कि दमा रोग, और एथलीट फीट डिसीज। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बेटा आपको एक एक करके इन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे करके ले लेना भैया, मैं हट गया था। ठीक है, अब हम एक एक बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, दाद, खाज, 2 बीमारी तो ये हो गई। एक दाद हो गया, एक खाज हो गया, दोनों ही बेटा कवक से होती है। एक हो गया गंजापन से आप बाल्डनेस कहते हो, 3, और नंबर 4 पर हो गया भैया एथलीट फिट डिसीज या एथलीट फुट डिसीज, 4, और एक हो गया दमा यानी कि अस्थमा, एक, ये 5 ही याद करनी है आपको, बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अब देखिए, पहली बात करते हैं रिंगवॉर्म। अब हेडिंग लगा लीजिए, रिंगवॉर्म यानी कि दाद। मेरे हिसाब से तो आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भैया ये बीमारी नहीं हुई हो। बचपन में हम सभी को होती है बेटा दाद, रिंगवॉर्म। आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं हुई है तो आपने देखा जरूर होगा भैया किसी को दाद होते हुए। अगर नहीं देखा है तो भैया गूगल पर सर्च करना रिंगवॉर्म, आपको बहुत सारी ऐसी फोटो आ जाएगी जिसमें आपको दिख जाएगा कि भैया दाद कुछ इस तरीके से होता है। मैंने कहा कि जो दाद है बेटा ये एक कवक जनित रोग है, यानी कि कवक से होने वाली बीमारी है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये एक फंगल डिसीज है। तो मैं हर बार जो पहला पॉइंट लिखता हूं बेटा वो ये ही लिखता हूं कि ये एक फंगल डिसीज है, यानी कि कवक जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है बेटा जो कवक के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक कवक के कारण होती है, तो उनमें से एक होगी बेटा रिंगवॉर्म। इतनी बात क्लियर है। किस कवक के कारण होती है, किस फंगल के कारण होती है, तो उस फंगल का नाम क्या है भैया? तो उस फंगल का नाम है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। एक है माइकोस्पोरम। माइकोस्पोरम, ये 3 प्रजाति है बेटा कवक की। एक है एपिडर्मेटोफाइटोन। एपिडर्मेटोफाइटोन, ये तीनों ही बेटा कवक की प्रजाति है, और तीनों के कारण ही बेटा, इन तीनों के कारण ही भैया आपको रिंगवॉर्म यानी कि दाद होता है। इन तीनों के कारण ही बेटा आपको दाद होता है। मैंने आपको बताया था पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, ध्यान से समझना। पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है रोगजनक। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला। कौन? जन्म देने वाला। और रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है रोगजनक। और बीमारी किसके कारण होती है? बीमारी होती है बेटा बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, इस फंगल के कारण यानी कि फंगस के कारण, यानी कि कवक के कारण। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी पैथोजन है, ये सभी ही रोगजनक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिंगवॉर्म है, जो दाद है बेटा, उस दाद के पैथोजन का नाम क्या है, तो बेटा इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही करके आ जाना, क्योंकि इन तीनों के कारण ही बेटा आपको दाद होता है। बात आती है कि ये फैलता किससे है। अधिकांश आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी सर्दियों का टाइम है। अभी किसका टाइम है? सर्दियों का टाइम है। वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक, जो बीमारी को फैलाता है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो बेटा उसे कहा जाता है रोग वाहक, वेक्टर या फिर वाहक। तो ये बीमारी फैलती किससे? मैंने कहा वाहक क्या है? जो बीमारी को फैलाता है, यानी कि इस रिंगवॉर्म को फैलाने वाला कौन है? तो बेटा जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम है। अब सर्दियों के कपड़े हम सर्दियों के दिनों में ही तो पहनते हैं, गर्मियों के दिनों में थोड़ी ना पहनते हैं। अभी आपने सर्दियों के कपड़े पहने, जैसे ही बेटा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी या फिर बरसात स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद में तो गर्मी आएगी। तो जैसे ये गर्मी आने लग जाएगी तो हम क्या करते हैं बेटा, सर्दियों के कपड़ों को अलमारी में रख देते हैं। फिर उसके बाद में
बाद में जब सर्दी आएगी तो फिर हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को बिना धोए ही पहन लेते हैं। और बेटा अगर आप कपड़ों को बिना धोए पहन लेते हो तो उन कपड़ों में ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटोन, ये जो कवक है, ये जो फंगस है बेटा, ये जो फंगल है, ये लग जाते हैं बेटा। और फिर वो उन कपड़ों की सहायता से आपकी स्किन तक आ जाते हैं और आपकी स्किन में बेटा क्या कर देते हैं, रिंगवर्म यानी कि दाद कर देते हैं। तो ये पुराने कपड़ों से, पुराने पड़े कपड़ों से, और बेटा जो सड़े गले टमाटर या फिर आलू है, सड़े गले टमाटर, आलू आदि सब्जियों से आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लंबे समय से कोई आलू पड़ा हुआ है, आपने उसको काम में नहीं ले रहे हो आप उसको, और आपने उसको बेटा बिना धोए उसकी सब्जी बना ली या फिर बिना धोए उसे यूज ले लिया, तो उसमें जो पनपे, जो फंगल है, जो कवक है बेटा, जैसे कि ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटोन, अगर वो आपके शरीर तक पहुंच जाते हैं तो बेटा फिर आपको क्या हो जाते हैं, रिंगवर्म दांत हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो फैलते हैं ये पुराने कपड़ों से और सड़े गले आलू है टमाटर से। जैसे कि मान लीजिए सड़ा गला कोई टमाटर है, जैसे कि कोई आलू है, अब उसमें कवक लग गया, आपने उसको उठाया और बाहर फेंका, आपकी स्किन पर वो आ गया, आया नहीं आया कवक, और फिर बेटा आपने हाथ नहीं धोया और आपने इधर उधर हाथ पे लगा लिया तो वो आपकी स्किन तक संपर्क में आ जाता है, जिससे ये बीमारी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आता, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर तक भैया ये कवक आ सकते हैं। अब इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है आपको, भाई सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, भाई इस बीमारी में आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि त्वचा पर इन्फेक्शन होता है, यानी कि इस बीमारी में त्वचा पर संक्रमण होता है। त्वचा पर खुजली होती है, त्वचा पर खुजली होगी भैया खतरनाक तरीके से, और जब आप खुजली करोगे तो फिर दाद वाले स्थान पर ब्लड आ जाता है, होता क्या है बेटा, जिस जगह पर आपको दाद है उस जगह पर खतरनाक तरीके से खुजली होती है, और जैसे ही आप खुजलाते हो तो दाद वाली जगह से बेटा क्या हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो मुख्य रूप से यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इसमें प्रभावित अंग पूछे तो भैया कौन है, आपकी स्किन ही है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, गारंटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बताओ, पहला रिंगवर्म दाद आपको याद हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वास्तविकता में लग रहा है कि अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भैया। और अपने दोस्तों के पास जो भैया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें चैप्टर कठिन लगता है या फिर बायोलॉजी कठिन लगती है, तो भैया उनको कहिए कि इस चैनल पर जाइए भैया, मस्त अच्छे से फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब दूसरे बारे में बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसके बीज खाज के बारे में। ले ले स्क्रीनशॉट, मिटा दूं? ओके भैया, देखिए भैया आगे चलते हैं। हमने पहला रिंगवर्म यानी कि दाद पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं बेटा हम इसके बीज। तो हेडिंग क्या लगाओगे भैया, नंबर 2 पर हेडिंग लगा लेना इसके बीज, जिसे आप कहते हो भैया खाज या फिर खुजली। ये भी भैया कॉमन बीमारी है और लगभग हम सभी में से सभी को हुई बीमारी है। बेटा खाज या खुजली जिसे आप आम भाषा में कहते हो, ये भी एक कवक से होने वाली बीमारी है। तो मैं हर बार जो लिखता हूँ वो यही लिखता हूँ, ये एक फंगल डिसीज है, यानी कि कवक जनित रोग है। लिखना भी जरूरी है। क्यों लिखता हूं? ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया हमारे एग्जाम में। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी कवक से होने वाली बीमारी है। तो याद रहे बेटा, इसके बीच से खाज या खुजली कहते हो, ये भी एक कवक से होने वाली बीमारी है, ये भी एक फंगल से होने वाली बीमारी है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। उस कवक का नाम क्या है? तो उस कवक का नाम है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इसके बीच ये भैया एक फंगल है, ये एक कवक है भैया, और इस कवक के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है इसके बीज। नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके बीज, तो बेटा इस कवक के पीछे भी इसके बीज है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसे। तो जो इसके बीज, जो खाज से आप आम भाषा में खुजली कहते हो, ये बेटा किसके कारण होती है? ये कवक के कारण होती है, और उस कवक का नाम क्या है? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इसके बीज, एस्केरियासिस इसके बीज, एस्केरियासिस इसके बीज। इसी फंगल के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एस्केरियासिस इसके बीज के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा यही हमारा पैथोजन होगा, यही क्या होगा बेटा? हमारा पैथोजन होगा, यही हमारा रोगजनक होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो स्केबीज है, इसके पैथोजन का नाम क्या है, इसके रोगजनक का नाम क्या है, इसके कवक का नाम क्या है, तो एस्केरियासिस स्केबीज होगा। बात आती है कि ये बीमारी फैलती किससे है, यानी कि वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है भैया इस बीमारी का? तो इस बीमारी का वाहक बेटा ये जो कवक है, ये हवा में भी पाया जाता है, हवा के थ्रू भी फैल सकता है, और बेटा कपड़ों के थ्रू भी फैल सकता है, जैसा कि मैंने आपको रिंगवर्म में बताया था। बात आती है क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो सिम्टम्स भी देख लीजिए भैया, लक्षण भी देख लीजिए भैया। ज़्यादा आपको इनको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका ज़्यादा इतना महत्व होता नहीं है। ये तो सिर्फ आपको पढ़ना होता है कि गलती से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनका आंसर कर सको आप। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वायरस से होने वाली बीमारियों से पूछेगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से पूछेगा, क्या रखा है बेटा इन कवक से होने वाली बीमारियों में, और पूछेगा तो पूछ लेगा भैया, क्या दिक्कत है? हम तो पढ़ रहे हैं भाई, जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उतना हम पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो बात आती है इसके बीच कि इसके में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा पहले इसमें त्वचा पर जलन होती है, पहले त्वचा पर जलन, पहले त्वचा पर जलन होती है बेटा, पहले भैया त्वचा पर जलन होती है इस बीमारी में। किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले त्वचा पर जलन होती है, फिर त्वचा पर खुजली होती है, फिर त्वचा पर खुजली होती है। और बेटा ये जो मुख्य रूप से ये जो खुजली होती है, ये दोनों यहाँ पर अंगुलियों के बीच में यहाँ पे, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके आसपास वाली जगह पर, या फिर कमर में, या फिर यहाँ पर, इन जगह पर बेटा मुख्य रूप से, इन जगह पर मुख्य रूप से आपको खुजली होती है। तो लिख सकते हो आप अंगुलियों के बीच, अंगुलियों के बीच, कमर, और प्रजनन अंगों के आसपास, आसपास मुख्य रूप से ज्यादातर जो इफेक्ट होता है बेटा वो यहीं पर होता है। इसमें जो त्वचा होती है वो लाल पड़ जाती है, त्वचा बेटा इसमें लाल पड़ जाती है, इसमें त्वचा जो है बेटा वो लाल पड़ जाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखा होगा बेटा आपने, किसी को अगर दाद हुआ है तो दाद वाली स्किन देखी होगी, अगर किसी को खुजली हुई है देखा होगा आपने, तो खुजली वाली स्किन भी देखी होगी आपने। ठीक है, तो दो बीमारियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं बेटा नंबर 3 पर, बाल्डनेस पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूं और फिर बेटा आपको पढ़ाता हूं बाल्डनेस। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया हमने अब तक दो बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है जो कि कवक से होती है। कौन कौन सी बीमारियों के बारे में? रिंगवर्म और इसके बीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हम तीसरी पढ़ रहे हैं भैया बाल्डनेस, जो कि मैंने पहले नंबर पर लिखी हुई है। बाल्डनेस हिंदी में कहा जाता है बेटा गंजापन।
क्या कहा जाता है? गंजापन। डेंड्रफ का नाम सुना है आपने? डेंड्रफ हमारे सिर में जम जाती है, आपको पता है, डेंड्रफ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी आजकल तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ गए कि जो ऐसे शैम्पू देने लग जाते हैं कंपनी वाले कि आपकी बिल्कुल जड़ से डेंड्रफ समाप्त हो जाएगी। जो डेंड्रफ होता है ना बेटा, ये एक प्रकार का फंगल है, ये एक प्रकार का कवक है। और इसी डेंड्रफ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है बेटा टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस। मैंने क्या कहा? जो डेंड्रफ होती है बेटा वो एक प्रकार का कवक है, और उस कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैया टीनिया कैपिटिस है। क्या है? टीनिया कैपिटिस। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये टीनिया जो कैपिटिस है बेटा, ये एक प्रकार का कवक है जिसे आप डेंड्रफ कहते हो, और इसी के कारण देखा होगा बेटा बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? धूल मिट्टी आपके सिर में जम जाती है। तो पहली बात तो यह है कि इसका पैथोजन क्या हो जाएगा भाई? इसका पैथोजन क्या हो जाएगा? इसका रोगजनक क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका रोगजनक हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। ये एक प्रकार का कवक है, और इसी कवक के कारण बेटा आपको बाल्डनेस होता है, यानी कि गंजापन होता है। और याद रहे बेटा, ये भी एक फंगल डिसीज है, यानी कि कवक जनित रोग है, यानी कि ये भी एक ऐसा रोग है जो बेटा कवक के कारण होता है। ये भी ऐसा रोग है बेटा जो कवक के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल्डनेस के पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि रोगजनक का नाम क्या है, तो भैया बता देना टीनिया कैपिटिस है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल्डनेस का जो कवक है बेटा, उस कवक का नाम क्या है, तो बेटा टीनिया कैपिटिस है। किससे होता है भैया ये? तो मिट्टी से फैल सकता है। अगर आपके बालों में हवा से भी आ सकता है, लेकिन मिट्टी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपके बालों में मिट्टी गिर गई है, और अगर आपने बाल धोए नहीं है लंबे समय से, बालों में तेल नहीं लगाया है, तो बेटा क्या होगा? आपके बालों में डेंड्रफ जम जाएगी। ये कवक जम जाएगा जिसे आप कह दोगे डेंड्रफ, जो कि एक प्रकार का कवक है। और ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? तो सिम्टम्स देखिए भैया, सिम्टम्स देखिए। ये बेटा, ये जो डेंड्रफ होती है, ये आपकी बालों की जड़ कमजोर कर देता है, बालों की जड़ को कमजोर कर देता है। जो बालों की जो जड़ होती है बेटा, उस जड़ को कमजोर कर देता है, उस बालों की जड़ को कमजोर कर देता है, जिससे क्या होता है? जिससे बेटा बाल झड़ने लग जाते हैं, और इंसान क्या हो जाता है बेटा? धीरे धीरे उसमें गंजापन आ जाता है। ये भी एक प्रकार का कवक है, और उस कवक का नाम क्या है? टीनिया कैपिटिस। बेटा ये एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज भी है, यानी कि अनुवांशिक रोग भी है। अनुवांशिक रोग बेटा ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। जैसे कि अगर पापा की हाइट कम है, तो बेटा उसके बच्चों की हाइट भी कम रहेगी। अगर पापा के बाल झड़ते हैं, तो बेटा बेटे के भी बाल झड़ेंगे। अगर पापा का रंग थोड़ा सांवला है, तो बेटा बच्चों का रंग भी थोड़ा सांवला होगा। ये तो ऐसे जीन के क्रोमोसोम के कारण होते हैं, अनुवांशिक लक्षण है ये तो। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है बेटा जो आपको अनुवांशिक रूप से मिलती है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये सब बेटा अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी है। तो बाल्डनेस, गंजापन भी बेटा मैं कह सकता हूं कि ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है, यानी कि ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम
बाल्डनेस यानी कि गंजापन जो कि एक कवक के कारण होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन याद रखना ये एक अनुवांशिक रोग भी होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा बाल्डनेस आपको कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं अस्थमा के बारे में यानी कि दमा रोग के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मिटा देता हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया, अब हम चौथे नंबर की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने कौन सा पढ़ा? रिंगवर्म जिसे आप दाद कहते हो। दूसरा हमने पढ़ा स्केबीज जिसे आप खाज या फिर खुजली कहते हो। और तीसरा हमने पढ़ा बेटा बाल्डनेस। और अब नंबर 4 पर हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो नंबर 4 पर हेडिंग लगा लीजिए भैया, अस्थमा। इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा दमा रोग। क्या कहा जाता है? दमा रोग कहा जाता है। यह भी बेटा एक फंगल डिसीज है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह भी एक फंगल डिसीज है। और फंगल डिसीज का मतलब क्या होता है? कवक जनित रोग। कवक जनित रोग यानी कि बेटा ये ऐसा रोग है जो कवक के कारण होता है, जो फंगल के कारण होता है। और ऐसा रोग बेटा जो कवक के कारण होता है या फंगस के कारण होता है, ऐसे रोग को कहा जाता है कवक जनित रोग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उनमें से कौन सी बीमारी एक कवक से होने वाली बीमारी है, तो याद रखना बेटा अस्थमा भी एक कवक से होने वाली बीमारी है। और उस कवक का नाम क्या है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या नाम है बेटा? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। एस्परजिलस बेटा फ्यूमिगेटिस। ये भैया ए आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आई आएगा, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस ये एक फंगल है बेटा, ये एक कवक है। और इसी कवक के कारण बेटा अस्थमा रोग होता है। आपको क्या होता है बेटा? अस्थमा रोग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अस्थमा रोग है वो किस कवक के कारण होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस के कारण होता है। और यही भैया हमारा पैथोजन हो जाएगा, यही हमारा पैथोजन हो जाएगा, यही हमारा रोग जनक हो जाएगा। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो रोग जनक होता है, वो पैथोजन होता है। जो बीमारी को देता है वही रोग जनक होता है, वही पैथोजन होता है। तो बेटा इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? तो ये कवक है जिसका नाम है बेटा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और मैंने कहा कि पैथोजन रोग जनक क्या क्या हो सकता है? तो कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है और कोई फंगल हो सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। अब बात आती है इसका वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है, यानी कि ये बीमारी किसके कारण फैलती है। और वीडियो को यहाँ पर छोड़कर मत जाना, क्योंकि एंड तक देखना है। हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेक्टर यानी कि वाहक क्या हो जाएगा बेटा? एयर हो जाएगी। यानी कि ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस है बेटा, ये जो कवक है, ये जो फंगस है, ये जो फंगल है, ये किसकी सहायता से हमारे शरीर तक पहुंचता है? तो बेटा एयर की सहायता से पहुंचता है। इसमें क्या होता है भैया इस अस्थमा में, दमा में? तो बेटा आपकी ये जो विंड पाइप होती है, ये क्या है? ये आपकी विंड पाइप है। विंड पाइप के बारे में जानते हो? श्वास नली, श्वास नली जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हो, जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हो। तो ये जो श्वास नली होती है बेटा, इसमें किनारों पर भैया यहाँ पर क्या जम जाता है भैया? ये कवक जम जाता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लगातार कमी होती रहती है। जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि भैया जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर रूप से आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। और फेफड़ों तक ही बेटा अगर प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपके शरीर में, आप सभी को पता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसमें आपको जो मुख्य रूप से जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो सिम्टम्स, जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें रोगी के शरीर में लगातार ऑक्सीजन की
कमी रहती है। और बेटा इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो रोगी होता है बेटा इनहेलर रखता है। वो क्या रखता है बेटा? इनहेलर। इनहेलर एक पाइप होता है जो आपने अभी भी आप पुरानी पिक्चरों को अगर आप देखते हो, अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी है तो देखा होगा बेटा बहुत सारे ऐसे मूवी है जिसे मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन मैंने देखी है बचपन में। बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसमें बेटा ये इनहेलर रखते हैं। जिसको दमा रोग होता है बेटा वो इनहेलर रखते हैं। एक पाइप होता है जो बिल्कुल बेटा इस पाइप की सहायता से वो ऑक्सीजन अपने शरीर तक पहुंचाता है। किसी को लगातार खांसी आती रहती है यार, वो देखो होगा आपने मुंह में ऐसा होता है, फिर वो पाइप निकालता है जेब में से, फिर वो मुंह में डालता है, उसको मुंह में डालकर दबाता है, जिससे क्या होता है बेटा उसको ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंच जाती है, जिससे वो सही रह जाता है। तो ये एक पाइप सा होता है, पाइप के समान एक संरचना होती है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये काम में आता है। तो ये इनहेलर होता है बेटा। तो ऐसा जो रोगी बेटा जिसको अस्थमा है, जिसको दमा है, तो ऐसा रोगी बेटा इनहेलर का उपयोग करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो बोलो अस्थमा के बारे में आपको समझ में आया? दमा रोग के बारे में आपको समझ में आया? बोलो। हमने बेटा बाल्डनेस के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि गंजापन के बारे में पढ़ लिया है, रिंगवर्म के बारे में पढ़ लिया है, स्कैबिज के बारे में पढ़ लिया है, तो अस्थमा के बारे में पढ़ लिया है। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो बेटा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। कवक से होने वाली बीमारी में बेटा इसी क्लास में आपको सारी बीमारी मैंने याद करवा दी, और याद करवाने के साथ साथ में बेटा मैंने करा भी दी है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले बेटा हमारे एग्जाम में हमसे कवक से होने वाली बीमारी, उसे हम 100 में से 100% करके आएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूं जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो सभी क्वेश्चन मैं आपको लगातार करवाता रहता हूं। ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है बेटा जो मैंने आपको नहीं करवाया है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक मैं लगभग सभी क्वेश्चनों को करवाता हूं। हाँ हो सकता है मैं बताता नहीं हूं कि भैया ये उसे एग्जाम में पूछा गया है, ये उसे एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 बीमारी हमने पढ़ ली है। लास्ट एंड फाइनल हमारी बची है बेटा एथलीट फिट डिसीज या फिर एथलीट फुट डिसीज। इस रोग के बारे में भी पढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया। देखिए भैया आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। हमने बाल्डनेस के बारे में पढ़ लिया है, रिंगवर्म के बारे में पढ़ लिया है, स्कैबिज के बारे में पढ़ लिया और अस्थमा के बारे में पढ़ लिया है। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि आपको ये याद हो जाए। लास्ट एंड फाइनल जो हमारी बची है बेटा 5 नंबर की, वो बची है भैया एथलीट फिट डिसीज कह सकते हो आप, या फिर फुट डिसीज कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो एथलीट फुट डिसीज भी कह सकते हो आप। तो अगर आपके एग्जाम में दोनों ही आए तो समझ लेना एक ही बात है। हिंदी में भी सेम लिखा जाता है एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फिट डिसीज, तो हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले वो ये फंगल डिसीज है भैया। ये क्या है बेटा? ये फंगल डिसीज है, यानी कि ये कवक जनित रोग है। ये ऐसा रोग है बेटा जो कवक के कारण होता है या फिर जो फंगस के कारण होता है। किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस, ये कवक है बेटा, इस कवक के कारण होता है। क्या नाम है भैया? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस इस कवक के कारण होता है। और बेटा यही कवक हमारा क्या होगा? यही कवक हमारा पैथोजन होगा, यही कवक हमारा रोगजनक होगा भैया। यही कवक बेटा क्या होगा? हमारा पैथोजन होगा, यही भैया हमारा रोगजनक होगा। इतनी बात क्लियर है। रोगजनक के बारे में मैं आपको बता चुका। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है रोगजनक। तो बेटा इस एथलीट फिट डिसीज को या एथलीट फुट डिसीज को इस रोग को जन्म देने वाला कौन है? तो ये कवक है, और इस कवक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एथलीट फिट डिसीज है इसके पैथोजन का या रोगजनक का या कवक का नाम क्या है, तो बेटा आपको आंसर ये देना है। इसमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं बेटा? क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं? क्या लक्षण दिखाई देते हैं बेटा? तो वो समझिए। इसमें बेटा क्या होता है, आपकी जो पैर की अंगुलियां होती है बेटा, आपकी जो पैर की अंगुलियां होती है, उन पैर की अंगुलियों में इन्फेक्शन होता है। पैर की अंगुलियों में
इन्फेक्शन होता है बेटा, पैर की अंगुलियों में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है, शुरुआत में तो बेटा ये दाद की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? दाद की तरह दिखाई देता है, दाद की तरह, दाद की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है बेटा? ये दाद की तरह दिखाई देता है शुरुआत में तो, लेकिन इतना खतरनाक होता है कि त्वचा को, यानी कि स्किन को, त्वचा को, हड्डी को, मांसपेशियों को बेटा ये सड़ा देता है, गला देता है, सड़ा देता है, गला देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। कभी कभी तो बेटा डॉक्टर जिस हिस्से पर ये होता है, पैर की अंगुलियों में ज्यादातर इन्फेक्शन होता है इस रोग में, तो बेटा पैर को ही काटना पड़ जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये एथलीट फुट डिसीज। जिस जगह पर पैर की अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन होता है उससे थोड़ा ऊपर से बेटा डॉक्टर कभी कभी पैर काट देता है, ताकि ये फंगस, ताकि ये बेटा ये इसका इन्फेक्शन जो है वो पैर में ऊपर ना पहुंच जाए। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। स्किन को गला देता है, हड्डियों को भी बेटा गला देता है बहुत खतरनाक तरीके से, और मांसपेशियों पे भी बेटा ये सड़न पैदा कर देता है, गला देता है, पस बाहर निकलता रहता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर आपको देखनी है ना इसकी इमेज, तो एथलीट फुट डिसीज बेटा सर्च करना गूगल पर, फिर आपको दिख जाएगा इसके बारे में। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पैर की अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन होता है। इसमें पैर की अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन होता है, इसलिए बेटा इसलिए एथलीट फुट डिसीज, एथलीट फुट डिसीज कहा जाता है। और किस कवक के कारण होता है ये? तो टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है। आशा करता हूं बेटा ये पांचों के पांचों बीमारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि कवक से होती है बेटा। याद रखना, मुख्य रूप से कवक से होने वाले जो बीमारी है वो त्वचा में इन्फेक्शन करती है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि खाज में, खुजली में भी यही हो रहा था, दाद में भी यही हो रहा था, गंजापन में भी यही हो रहा था, और एथलीट फुट डिसीज में भी यही हो रहा था। सिर्फ अस्थमा ये किसी बीमारी थी जो बेटा की जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, जो श्वास नली है, उसमें थोड़ा सा अलग से इन्फेक्शन था, लेकिन मुख्य रूप से स्किन पर ही इन्फेक्शन है। तो बोलो कैसी लगी वीडियो? इतनी मेहनत मैंने की है बेटा, 40-45 मिनट मेहनत मैंने की है, आपने भी मेहनत की है, वीडियो देखी है। तो फिर यार इतनी मेहनत करने के बाद में भी आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो बेटा इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। तो अब हमारी इस चैप्टर में 34 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कवक से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, वायरस से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में। और जैसे ही बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में हम अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं अनुवांशिक रोग मैंने पढ़ा भी रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल की पढ़ा देंगे, दोबारा पढ़ाएंगे। तो बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आने वाली जो रेलवे की एग्जाम है बेटा, उन रेलवे की एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर इस चैप्टर में जितनी भी क्लासें होती है वो सभी क्लासें अगर आप देख लेते हो तो बेटा मजे हो जाएंगे। मैं आपसे गारंटी के साथ वादा है 1-2 नंबर आपके फिक्स है अगर आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध है तो, क्योंकि रेलवे की आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई है बेटा जिसमें बायोलॉजी के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया हो। मैं इतना आपको बता दूं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बातें समझ में आ गई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।